बच्चे को प्रेरित करके शिक्षा के क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाना है। ये नहीं कह रहा है जो डंडा लेकर के जाकर के अंधुन पीटिए और बच्चे को। आप एक शिक्षक हैं और बतौर शिक्षक आपसे ये सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि आप एक शिक्षक होने के नाते अभी जो वर्तमान में जो बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में आप क्या कहें? अनुसार जो शिक्षा में जो कमी हुई है उसमें सरकार दोषी है या नहीं है? निश्चित रूप से यह प्रश्न तो और बहुत वाइटल प्रश्न है। निश्चित रूप से सरकार दोषी है के सामने जो एक तरह से विशाल बेरोजगार की जो फौज खड़ी हो गई है और यह बहुत बड़ा जो यक्ष प्रश्न हो गया है सरकार के लिए, यह उसी की दुर्दशा है, उसी की दशा है। आप बात की हैं जो इससे पहले, लेकिन अभी फिलहाल जो है सो सरकार की तरफ से एक अच्छा सराहनीय कदम एक उठाया गया है। कुछ लोग कहते हैं अच्छा, कुछ लोग कहते हैं गलत। बीपीएससी के द्वारा आयोजन हुआ है शिक्षक परीक्षा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित आप कहना चाहेंगे जो के पाठक के द्वारा जो काम किया जा रहा है? देखिए ये सही बात है। आप जानते हैं जो किसी भी व्यवस्था में यदि जंग लग जाती है तो उसमें धीरे 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 सुधार किया जा सकता है, उसमें आप एकाएक सुधार नहीं कर सकते हैं। जय हिंद साथियों, अभी आप देख रहे हैं अपना बिहार एक्सप्रेस और हमारे साथ अभी जो शिक्षक एक जुड़े हैं, प्रधान शिक्षक हैं राम बालक जी हैं। और अभी बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें काफ़ी जो है सो बदलाव फेरबदल किया जा रहा है, सरकार के तरफ से भी पहल किया जा रहा है। इसी संबंध में बात करने के लिए हम आए हैं और इनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आपको भी और आपके साथ साथ संपूर्ण बिहार राज्य राष्ट्र देशवासियों को भी मैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामना दे रहा हूं। और मैं आशा ही नहीं, मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि हमारे देश के नागरिक भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए जो उपदेश हैं, उनका जो बताया हुआ मार्ग है, उस मार्ग पर चल करके समाज में शांति, अमन और भाईचारा पैदा करें। इसके लिए मैं आभारी रहूँगा। सर, आप एक शिक्षक हैं और बतौर शिक्षक आपसे ये सबसे पहला प्रश्न मेरा ये है कि आप एक शिक्षक होने के नाते अभी जो वर्तमान में जो बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद, आप बहुत अच्छा प्रश्न पूछे हैं। निश्चित रूप से मैं एक शिक्षक हूं और मैं यहाँ घोघडिया प्रखंड TSU-NSS गुट का मैं शिक्षक संघ का प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ और मैं एक बिहार का शिक्षित नागरिक भी हूँ। मुझे एक शिक्षक के नाते निश्चित रूप से मेरा यह पुनीत कर्तव्य बनता है कि जो बिहार की जो शिक्षा की जो स्थिति है उस पर मैं अपना आत्ममंथन करूं। लेकिन जब मैं आत्ममंथन करता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। दुख इस बात का होता है कि मैं तो एक विज्ञान का शिक्षक हूं, लेकिन विज्ञान के साथ साथ मुझे आधुनिक भारत से लेकर के और प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में भी मुझे जानकारी है। जब मैं प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ता हूँ और प्राचीन भारत के इतिहास में जो नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, इन विश्वविद्यालयों का जब मैं इतिहास पढ़ता हूँ तो मुझे अफसोस होता है कि जिस समय में इस विश्वविद्यालय की परिकल्पना की गई थी तो उस समय में हमारे यहाँ रूस, अमेरिका, चीन, जापान जो आज सबसे शक्तिशाली देश समझते हैं, वहाँ से नागरिक आकर के हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे। लेकिन मुझे दुख इस बात की है जो अभी वर्तमान समय में मेरे यहाँ से बच्चे रूस, अमेरिका, चीन, जापान वहाँ जाकर के पढ़ाई करते हैं और उस बच्चे और उनके अभिभावक भी गौरवान्वित महसूस करते हैं जो मेरा बेटा वहाँ जाकर के पढ़ता है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ शिक्षा ही नहीं, हमारे यहाँ की सभ्यता और संस्कृति विश्व के देशों को ज्ञान का पाठ पढ़ाया है, क्योंकि यह धरती बुद्ध, महावीर, राम और श्री कृष्ण की धरती है। जिस बुद्ध, महावीर, राम और श्री कृष्ण का उपदेशों का अनुसरण आज हिंदुस्तान ही नहीं संपूर्ण विश्व के अधिकांश देशों के नागरिक इसका अनुसरण करते हैं। इसके लिए मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ। सर, जैसा कि शिक्षा के बारे में आपने बताए हैं तो इस शिक्षा व्यवस्था को बिहार में सुधार कैसे किया जा सकता है? एक शिक्षक के नाते आप क्या सोचते हैं इस पर? धन्यवाद। हम जानते हैं कि किसी भी देश का संसाधन, सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मानव संसाधन होता है। जब तक किसी भी देश का मानव संसाधन मजबूत नहीं होगा तब तक उस देश की दशा और दिशा सही दिशा में नहीं जा सकती है। यदि हमारे देश की आबादी अभी विश्व में प्रथम स्थान हो गई है, निश्चित रूप से अभी तो हमारे देश में आबादी के साथ साथ हाथ भी बढ़ गया है।
लेकिन उस मानव संसाधन को सजाने के लिए, संवारने के लिए गुणवत्तापूर्ण और जागरूक शिक्षकों की आवश्यकता होती है। तभी एक मानव संसाधन विकसित संसाधन बन पाएगा और ये मानव संसाधन विकसित होकर के समाज, राज्य और राष्ट्र के निर्माण में अपनी सहभागिता प्रदान कर सकेगा। मुझे याद आ रहा है APJ अब्दुल कलाम जी का ये सपना। उन्होंने सोचा था कि मैं 2020 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाऊंगा, लेकिन वह सपना साकार नहीं हो सका। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यदि एक शिक्षक यह प्रण कर लें, जो मैं यह विकासशील देश को विकसित राष्ट्र में परिवर्तन कर दूंगा, तो शिक्षकों के पास वह ताकत है, वह शक्ति है, वह क्षमता है जो अपनी लगन और मेहनत परिश्रम से इस विकासशील देश को विकसित राष्ट्र में परिवर्तन कर सकता है। आपके अनुसार जो शिक्षा में जो कमी हुई है उसमें सरकार दोषी है या नहीं है? निश्चित रूप से यह प्रश्न तो और बहुत वाइटल प्रश्न है। निश्चित रूप से सरकार दोषी है। कैसे दोषी है? इसीलिए दोषी है कि क्योंकि आप जानते हैं जो सरकार कोई भी जब निर्णय लेती हैं तो सरकार के निर्णय से हजारों, लाखों, करोड़ों लोग प्रभावित होता है। तो सरकार का जो निर्णय था शिक्षकों को चयन करने का प्रक्रिया, यह निर्णय गलत था, जिससे शिक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से प्रभावित हो चुका है। साथ ही सरकार के द्वारा जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत यह जो निर्णय लिया गया, जो 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, इस एक्ट के तहत सरकार ने आदेश जारी किया, जो आपके विद्यालय के पोषक क्षेत्र में जो बच्चे 14 वर्ष के हैं उनको आप विद्यालय में ला करके नामांकित कीजिए, और नामांकित ही नहीं कीजिए, उसको उम्र के सापेक्ष में नामांकित कीजिए। अब सोचिए, कोई लड़का या लड़की हमारे विद्यालय पोषक क्षेत्र में है और वह निरक्षर हैं, उसकी आयु 10 वर्ष है, तो सरकार का कथन है कि 6 वर्ष तो मैंडेटरी है, जो उसके उम्र में एडमिशन होता है पहला में, तो उसको ला करके आप डायरेक्ट चौथा में नाम लिख दीजिए। हम लोग क्या करते हैं, उसको नामांकन कर देते हैं, उसको जानकारी होती ही नहीं है, अक्षर की भी जानकारी नहीं रहती है। उसके बाद सरकार यह नियम बनाती हैं जो कोई भी बच्चे फेल नहीं हो, उसको हम क्या करते हैं, तो पढ़ाते पढ़ाते 8वीं पास करवा देते हैं। 8वीं के बाद फिर वह 9वीं 10वीं में जाती हैं। 10वीं वर्ग में जब प्रथम श्रेणी से पास करते हैं तो सरकार के द्वारा उनको प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपया के रूप में दी जाती हैं। फिर वह बच्चे जब इंटर में या बच्चियाँ पास करती हैं तो उनको बच्चियों को बालिका प्रोत्साहन राशि के रूप में 15,000 रुपया दी जाती हैं। फिर स्नातक में जाती हैं तो बालिका प्रोत्साहन राशि के रूप में उसको 50,000 रुपये प्रदान कर दी जाती हैं। तो इस तरह से शिक्षा के जो क्वांटिटी में वृद्धि हुई है लेकिन क्वालिटी में वृद्धि नहीं हुई है, और क्वांटिटी में वृद्धि हो करके एक बहुत बड़े फौज खड़ा कर दिया गया है सरकार के द्वारा, बेरोजगारों का फौज, और उसके पास जो क्वांटिटी तो है, क्वालिटी तो नहीं है। और यदि क्वालिटी बच्चों में नहीं रहेगा तो वह बच्चे उस क्वालिटी का इन्वेस्टमेंट कर करके अपना एक सही जीवन यापन कैसे होगा, वह नहीं कर पाता है। और यह सरकार के सामने जो एक तरह से विशाल बेरोजगार की जो फौज खड़ी हो गई है, और यह बहुत बड़ा जो यक्ष प्रश्न हो गया है सरकार के लिए, यह उसी की दुर्दशा है, उसी की दशा है। तो कहने का मतलब है कि ये जो बेरोजगारी का जो एक फौज खड़ा हो गया, माने काफ़ी संख्या में जो बेरोजगार हो गया है, उनको मतलब बेरोजगारी का जो है कहीं ना कहीं सरकार का ही देन है, यही ना आप कहना चाहते हैं? निश्चित रूप से यह सरकार की ही देन है, क्योंकि इसमें हम सरकार की नीति को हम गलत मानते हैं। सरकार को अपने नीति में परिवर्तन करना चाहिए। अभी जो हो गया है सो हो गया है, लेकिन अब भी कम से कम समय रहते उसमें निश्चित रूप से परिवर्तन। अच्छा सर, ये अभी जो है सो फिलहाल बहाली के बारे में आप बात की हैं जो इससे पहले, लेकिन अभी फिलहाल जो है सो सरकार की तरफ से एक अच्छा सराहनीय कदम एक उठाया गया है। कुछ लोग कहते हैं अच्छा, कुछ लोग कहते हैं गलत। BPSC के द्वारा आयोजन हुआ है शिक्षक परीक्षा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से यह सरकार के लिए सराहनीय कदम है। देर से ही आए हैं लेकिन दुरुस्त होकर के आए हैं। हम तो कहते हैं आप आए बाहर लाए, बहुत बड़ा बाहर ला दिए हैं। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यदि इस तरह की नीति बनाई रहेगी, और हम तो चाहते हैं तो शिक्षकों का चयन कठिन से कठिन राह से हो, UPSC से भी कठिन परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों का चयन हो, तभी गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों का चयन होगा।
और तभी वह बच्चे राष्ट्र के निर्माण में अपनी सहभागिता प्रदान कर सकेगा। मुझे तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की याद आ रही है, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का कथन था कि जब मैं अपने वर्ग में पढ़ाने के लिए जाता हूँ तो मुझे बच्चे नहीं राष्ट्र के भविष्य दिखाई देते हैं, और उस भविष्य के निर्माता, उस राष्ट्र के निर्माता शिक्षक है। और शिक्षकों का चयन यदि सही दृष्टिकोण से नहीं हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों का यदि चयन नहीं होगा, तो बच्चे को सही रूप से वह निर्माण नहीं कर पाएगा, और जब बच्चे सही रूप से निर्माण नहीं हो पाएगा तो देश का भविष्य विनाशहीन हो जाएगा। शिक्षक को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा जी जी जी, शिक्षक को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा जाता है। इसीलिए अच्छे शिक्षक, अनुभवी शिक्षक, सर्वगुण संपन्न शिक्षकों का चयन करना सरकार का दायित्व बनता है। और ये जो सर अभी वर्तमान समय में जो शिक्षा के सुधार के लिए जो अभी एक आईएएस को लाए गए हैं, और आईएएस ऑफिसर हैं के पाठक जी, उनको यहाँ का जो है सो अपर सचिव बनाया गया है। उनके द्वारा काफ़ी जो है सो देखने को मिल रहा है कि विद्यालय में जो है सो चेकिंग और शिक्षा व्यवस्था में एकदम सुधार करने का जो है सो अग्रसर प्रयास कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, मतलब सराहनीय कार्य है। एक शिक्षक आप हैं, शिक्षक के बतौर शिक्षक के नाते उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो के पाठक के द्वारा जो काम किया जा रहा है? देखिए ये सही बात है। आप जानते हैं जो किसी भी व्यवस्था में यदि जंग लग जाती है तो उसमें धीरे 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 सुधार किया जा सकता है, उसमें आप एकाएक सुधार नहीं कर सकते हैं। उसमें भी शिक्षा विभाग की बात है, ये शिक्षा विभाग की बात आप बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को भी जो प्रशिक्षण दिया गया है, शैक्षणिक प्रशिक्षण जो दिया गया है, उसमें यह बताया गया है जो यदि कोई बच्चे यदि पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं हो रहा हो तो उसको पिटाई नहीं करना है, उसको प्रेरित करना है। प्रेरित कैसे करना है, तो उन बच्चे को शिक्षा के महत्व के बारे में बताना है। शिक्षा का आपके जीवन में क्या सहभागिता होगा, कैसे आप बिना शिक्षा के विकास नहीं कर पाइएगा, बिना शिक्षा के आप जीवन यापन संभव नहीं कर पाइएगा। उन वस्तु स्थिति से बच्चों को अवगत कराना है और बच्चे को प्रेरित करके शिक्षा के क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाना है। ये नहीं कह रहा है जो डंडा लेकर के जाकर के अंधुन पीटिए और बच्चे को आगे बढ़ाइए। ठीक है, के पाठक जी का कदम सराहनीय है, लेकिन ये शिक्षा का क्षेत्र है, इसमें शिक्षकों को प्रेरित करना है। जो शिक्षक शिक्षा के प्रति उदासीन रवैया अपनाता है उसको प्रेरित करके, उसको जागृत करके, शिक्षा की महत्व की पहचान को कायम करके शिक्षकों को प्रेरित करना है, ताकि कि अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा देने के लिए, है ना, शिक्षक प्रेरित हो जाए। शिक्षकों का यह पुनीत कर्तव्य बनता है, यह धर्म बनता है जो बच्चे को शिक्षा प्रदान करें। क्या लगता है सर, जो के पाठक जी जो अभी शिक्षा में जो ये बदलाव कर रहे हैं, ये हो पाएगा, संभव है बिहार में? निसंभव तो असंभव तो कोई भी चीज़ नहीं है। उनके आने से निश्चित रूप से जो घनघोर घटा छाया बादल था वह बहुत हद तक दूर हुआ है और लोगों के अंदर यह अभिलाषा जागृत हुई है, जो निश्चित रूप से शिक्षा के पटल पर बिहार दौड़ने की राह पर अग्रसर हो गई है। लेकिन मैं उन अपर सचिव महोदय जी के पाठक जी से मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि आप शिक्षक को सम्मान दीजिए, शिक्षकों को प्रतिष्ठा दीजिए, और यदि कोई शिक्षक उनके अंदर जो मान लीजिए जो अभिलाषा, जो जागृति शिक्षा के प्रति नहीं है, उनको आप प्रेरित करिए, उनको जागृत करिए, है ना। जो कठोर से कठोर उन पर जो है सो कार्रवाई कर देते हैं शिक्षक पर, ये भी अभी बहुत सारे शिक्षक को देखा गया है। हाँ, निश्चित रूप से ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षित हैं तो शिक्षित व्यक्ति को आप लाठी डंडे के सहारे से नहीं हाँक सकते हैं। शिक्षित व्यक्ति के लिए तो इशारा ही काफ़ी है, उसके लिए प्रेरणा ही काफ़ी है। इसलिए उसको प्रेरित करिए, है ना, उसको प्रेरित करके पोलाइटली उसके अंदर शिक्षा के प्रति अभिलाषा जागृत कीजिए। हम लोगों का पुनीत कर्तव्य है गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित, है ना, जो बच्चा जिसके देह पर वस्त्र नहीं रहता है, जिसके पेट में भोजन नहीं रहता है, जिसके पास किताब कॉपी कलम नहीं रहती हैं, वह बच्चा हम लोगों के विद्यालय में जाते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों का यह पुनीत कर्तव्य है कि उस बच्चों के साथ दुख सुख में सहभागी होकर के कदम से कदम आगे मिला करके उस बच्चे के अंदर शिक्षा की जागृति को पैदा करके इस देश, इस राज्य राष्ट्र के निर्माण में, परिवार समाज के निर्माण में बच्चों
को जागृत करके अपनी सहभागिता प्रदान करें। सर, आप एक शिक्षक हैं और काफ़ी दिनों से जो है सो बच्चे को पढ़ा रहे हैं और यहाँ पर जो है आपका योगदान बहुत ही अहम है, और एक अच्छे शिक्षक के नाते बिहार सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? जो शिक्षक व्यवस्था में जो अभी चल रहा है उसमें और क्या ज़रूरत है आपके अनुसार? कुछ ऐसा क्या लग रहा है कि जहाँ से शिक्षा व्यवस्था? देखिए, सिर्फ शिक्षकों को हाँकने से ही शिक्षा की व्यवस्था में सुधार नहीं होगी। हमारे यहाँ ढेर सारे शिक्षा विभाग में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उस कमी को पूरा होना चाहिए। जो भौतिक संसाधन है उस संसाधन की पूर्ति होनी चाहिए। शिक्षकों की जो कमी है उस कमी को पूरा होना चाहिए। और साथ ही साथ जो इस आर्थिक युग में कम से कम शिक्षकों को प्रतिष्ठा अनुकूल उनको सैलरी भी मिलना चाहिए, ताकि शिक्षक आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो सके। जब तक शिक्षक आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं हो सकेंगे तब तक शिक्षक अपनी सारी क्षमता को शिक्षा के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। आज जो शिक्षक कटौती कर लेते हैं, अल्प वेतन भोगी है, महंगाई का समय है, इसीलिए बायां दायां हाथ पांव मार लेते हैं ताकि इधर उधर से 2 पैसा की आमदनी हो जाए, ताकि हम अपने परिवार को सही रूप से संचालन कर सकें। बहुत सारे शिक्षक का जो उचित सैलरी है वो भी नहीं मिल पाता है बिहार में। ये भी एक रीजन हो सकता है। निश्चित रूप से ये महत्वपूर्ण रीजन है, जिसके चलते शिक्षक जो है जो संपूर्ण समय शिक्षा के क्षेत्र में नहीं दे करके थोड़ा बाएं दाएं करके उस पर प्रतिबंध भी अब लगा दिया गया है कि आप कोचिंग संस्था भी नहीं चला सकते हैं। निश्चित रूप से विद्यालय अवधि में जो कोचिंग पर प्रतिबंध लगा है यह सराहनीय है, होना भी चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। क्योंकि बच्चे शिक्षक जो होते हैं वह कम से कम बच्चे को सही ढंग से और संपूर्ण शिक्षा बच्चे को वर्ग कक्ष में प्रदान कर सकें। हाँ, आपके पास यदि विद्यालय अवधि के बाद जो समय बचता है तो उसमें आप शिक्षा का दान बच्चों के बीच कर सकते हैं। सर, बहुत सारे जनता रहता है उस बच्चों का या उसके गार्जियन का ये रहता है कि गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षक जो है सो पढ़ाते नहीं है बच्चे को, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम जानते हैं कि विद्यालय जो है एक समाज का ही प्रारूप है। शिक्षा के क्षेत्र में तभी सुधार होगा जब अभिभावक और शिक्षक और सरकार सब तीनों के बीच सामंजस्य होगा। अभिभावक जो होते हैं वो भी अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाते हैं। दायित्व के निर्वहन कहने का मेरा अर्थ ये हुआ, जो माता पिता बच्चे को जन्म देते हैं तो उस माता पिता का भी पुनीत कर्तव्य बनता है कि कैसे अपने बच्चे को शिक्षित करके इस देश को समर्पित करें। लेकिन अभिभावक अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाता है, क्योंकि माता पिता ही प्रथम शिक्षक होते हैं और शिक्षक और अभिभावक एक दूसरे के पूरक हैं। जब शिक्षक सही रूप से बच्चे को सुसज्जित करके और समय पर विद्यालय नहीं भेजेंगे, उसके बाद न शिक्षकों की जिम्मेवारी बनती हैं। और अभिभावक ही यहाँ पर 90% लापरवाह है। तो अभिभावक ही लापरवाह है तो अभिभावक की ये भावना रहती है जो घर का भी काम, जो घर पर बच्चों को सजाना संवारना है, वो भी काम शिक्षक के कर दे, तो ये तो असंभव बात है। इसमें मैं इस बात को मैं गलत मानता हूँ। इसमें मैं अभिभावक को भी दोषी देता हूँ। जो अभिभावकों का भी यह पुनीत कर्तव्य है जो हम अपने बच्चे को सजाने में, संवारने में, शिक्षित करने में अपनी सहभागिता प्रदान करें और बच्चे को सजा संवार करके समयबद्ध तरीके से विद्यालय में भेजने का कष्ट करें। कहीं ना कहीं जो है सो एक बच्चे को बनाने में जो है सो शिक्षक का जो योगदान होता है वो तो होता ही है, और हम उनके माता पिता और अभिभावक का भी जो अहम योगदान होता है। निश्चित रूप से आप जो है जो बड़े बड़े विद्यालय में जाइएगा, वहाँ पर जो बच्चे को जो नामांकन लिया जाता है तो बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता से भी इंटरव्यू लिया जाता है। साक्षात आखिर क्यों लिया जाता है? ताकि उनका माता पिता शिक्षित है कि नहीं। माता पिता यदि शिक्षित रहेगा तभी वह शिक्षा की महत्व को समझेगा और बच्चे को भी शिक्षित करने के लिए प्रेरित करेगा। और जिनका माता पिता शिक्षित है तो हम लोग यदि कोई बच्चे को टास्क भी देते हैं और जब घर पर जाता है तो उनका माता पिता जो है उनको सजा करके, संवार करके, उनको उनके अनुसार से प्रिपेयर करके और बच्चे को विद्यालय में भेजते हैं। तो इससे क्या होती हैं, तो बच्चों में विकास की जो भावना है वह काफ़ी तेज़ी रफ्तार से वह आगे बढ़ती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आप कीमती समय दिए इस चैनल में, इसके लिए आपको बहुत बहुत। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।